गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, एक मिनट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ बेटा, सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। कल हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फिनिश किया था, तो आज कुछ पास्ट ईयर पेपर और एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एंड सभी को भाई रिस्पांस देना, जब मैं पूछता हूँ तो बताया करो यार, तभी पता लगेगा मुझे आ रहा है नहीं आ रहा आपको समझ में, है ना। ठीक है, सभी को याद है सारी टाइप्स डिस्कस करी थी हमने, होमोजेनियस, सेपरेटेबल, लीनियर, लीनियर के भी दो टाइप और कुछ स्पेशल, याद है? याद है भैया, भूल गए हो बताओ? यस सर। याद है, चलो अब आंसर देना, लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं ही करे जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा लाइक बताते जाना, तभी मुझे समझ में आएगा बेटा कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन समझ में। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट है, लेट्स से क्वेश्चन बोला गया कि dy by dx इज इक्वल टू दिया हुआ है, लेट्स से 1 minus y square whole divided by y determines a family of circles with बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है वेरिएबल रेडियस, मतलब रेडियस वेरिएबल होगा एंड फिक्स्ड सेंटर होगा, और सेंटर है लेट्स से 0 1। बी ऑप्शन है वेरिएबल रेडियाई, फिक्स सेंटर लेकिन सेंटर है 0 -1। सी है फिक्स्ड रेडियस, रेडियस 1 है और वेरिएबल सेंटर, और वेरिएबल सेंटर है अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब जो वाई वाला पॉइंट होगा वो 0 होगा। और या फिर डी ऑप्शन होगा फिक्स्ड रेडियस बट वेरिएबल सेंटर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बस सॉल्व करना है, सॉल्व करते ही हमें जनरल सॉल्यूशन निकालकर पता लग जाएगा कि वेदर कौन सा वाला ऑप्शन इसमें से ट्रू है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसे? पहले वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं, पहले तो बताओ जल्दी से, देखकर क्या समझ में आ रहा है? वेरिएबल सेपरेबल है ये? यस। तो कैसे सेपरेट करेंगे? dy के साथ बता दो क्या लिख दूं? dy के साथ क्या आ जाएगा? y अपॉन y डिवाइड बाय रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और dx का अलग, इसका इंटीग्रेशन, चलो अब जल्दी से बताओ इंटीग्रेशन क्या आएगा, क्योंकि मैंने बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन में ज़्यादा टफ देंगे नहीं वो इंटीग्रेशन, सिंपल सा ही आएगा। तो इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड पे बता दो बेटा क्या आएगा, एज्यूम करना पड़ेगा ना इसमें। किसको मानोगे? 1 माइनस वाई स्क्वायर को क्या मान लोगे? टी मान लिया, तो क्या आएगा? माइनस का 2y dy इक्वल्स टू dt। तो हम y dy की जगह तो क्या लिख देंगे भाई? माइनस का dt डिवाइड 2 लिख देंगे, तो क्या आएगा? 1/2, ऊपर तो आ गया dt, माइनस का dt, और डिवाइड में क्या चल रहा है? रूट टी, यही आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन बता दो, जल्दी से। माइनस का 1/2, और राइट साइड पे तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, x आएगा, तो यहाँ पर माइनस 1/2, 1/√t का इंटीग्रेशन कोई बताओ जल्दी से क्या होता है? रूट 3/। आराम से 1/√t का इंटीग्रेशन करते हैं यार, छोटी मोटी गड़बड़ नहीं करनी, आराम से रफ में लिख लो अगर नहीं समझ आता तो यार, वैसे तो याद होना चाहिए। 1/√t का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, t के बाद पता है क्या है यहाँ पर? -1/2 है, और उसमें +1 करना है, नीचे भी -1 -1/2 +1 करना है, तो ऊपर बचेगा t का हाफ, नीचे भी बचेगा हाफ, हाफ का 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2√t आएगा बेटा, 2√t आएगा, ठीक है, इक्वल टू x और प्लस c, 2 से 2 कट गया, माइनस का √t इक्वल टू x प्लस सी, t की वैल्यू पुट करती है 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस सी। अब क्या करोगे? अब इसके बाद क्या करें बताओ? सॉल्व करने के लिए अब क्या करें? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, क्योंकि सर्कल बोल रहा है, चारों ऑप्शन में सर्कल बैठा है ना, सर्कल ही बोल रहा है बार बार, तो ये तो कंफर्म है कि सर्कल की इक्वेशन बननी चाहिए, तो ये तो सर्कल देखकर नहीं समझ में आ रहा, बट हमने जब स्क्वायरिंग करी तो क्या आएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस सी का होल स्क्वायर। चलो अब बताओ इसको देखकर, ये हमारा कौन सा सर्कल है जिसका सेंटर कितना और रेडियस कितना, बताओ?
इसको भी थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ऐसे कर लें, एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर को उधर ले जाते हैं इक्वल टू 1, 1 को लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर बताओ सर रेडियस कितना और सेंटर कितना है, बताओ रेडियस कितना है यहाँ पर, 1 1 है, फिक्स्ड है यानी कि, है ना। अगर रेडियस 1 है और रेडियस के अलावा सेंटर बता दो कितना है, रेडियस तो पक्का 1 है, कंफर्म हो गया, और सेंटर कितना है भाई, सेंटर देखकर हमें कितना कितना सेंटर कितना होगा, माइनस हाँ माइनस सी कॉमा 0, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, ये सेंटर अलोंग कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, ठीक है भाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेडियस 1 फिक्स्ड, रेडियस फिक्स्ड है, रेडियस Yes. हमारा फिक्स्ड है, और हमारा सेंटर जो है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, क्लियर, सभी को आया भी समझ में, बोलो भी क्लियर। सेकंड क्वेश्चन बोलो बेटा, अगर किसी को डाउट है तो इसमें समझ में आ गया सभी को। Yes. Yes. नेक्स्ट है पॉपुलेशन ऑफ एक टाउन है पीटी, पॉपुलेशन पीटी फंक्शन से के थ्रू गिवन है, पीटी एट अ सर्टेन टाइम एंड satisfy डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, किसको सेटिस्फाई करती है, डी डी पी बाई डी टी, टाइम टी फॉर टाइम है, पी फॉर पॉपुलेशन एट पर्टिकुलर टाइम, तो डी पी टी इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.5 पी टी, पी टी जो मैं लिख रहा हूँ ये मल्टीप्लाई में नहीं है, पी टी एक फंक्शन है, जैसे एफ एक्स लिखते हैं ऐसी पी टी लिखा हुआ है, तो 0.5 पी टी माइनस 450, और ये भी दिया हुआ है कि एफ पी जीरो इक्वल टू 850 सर, तो इसका मतलब बताओ, जब मैं लिख रहा हूँ पी जीरो इक्वल टू 850, इसका मीनिंग क्या है, दैट इज एट इनिशियल या टी जीरो एट टी इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था, मतलब इनिशियली हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 850 थी, यही मतलब है ना इसका। जब पी जीरो इक्वल टू 850 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है टी की वैल्यू 0 पुट करने का मतलब है 0 इंस्टेंट पर, मतलब 0 टाइम पर, मतलब जब कोई भी टाइम पास नहीं हुआ उस टाइम पर इनिशियली हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 850 थी, ये कंडीशन गिवन है। ये कंडीशन इसलिए दे दी क्योंकि याद होगा तुम्हें, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे हमारे दो तरह के सॉल्यूशन आते थे, एक आता था हमारा जनरल सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट रह जाता था, उसकी हम वैल्यू नहीं लिखते थे, सी लिखकर छोड़ देते थे, और एक होता था पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सी की कांस्टेंट की वैल्यू भी निकल जाती थी, तो ये उसके लिए इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दी, और ऊपर तुम्हें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जिसको इंटीग्रेट करके हमें पीटी इक्वेशन फॉर्म करना है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे निकालना क्या है, देन क्वेश्चन पूछा है, देन फाइंड टाइम एट विच पी बिकम 0, मतलब वो वाला टाइम फाइंड करना है जहां पर पॉपुलेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो बताओ कैसे करें स्टार्ट, पहले बताओ देखकर क्या समझ में आ रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारी सेपरेटेबल है, होमोजेनस है या फिर लीनियर है, जल्दी से देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए, बताओ। सेपरेटेबल। सेपरेटेबल है, बिल्कुल ठीक है। सेपरेटेबल कैसे करें इसे, अब आप मन में ऐसे भी मान सकते हो, अगर पीटी अजीब सा लग रहा है तो ऐसे मान लो वो वाई लिखा हुआ है, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू 0.5 वाई माइनस 450 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे सोच लो, या एक्स मान लो उसे, अगर तुम्हें पीटी से लाइक प्रॉब्लम हो रही है। पीटी मैंने बता दिया वैसे एक फंक्शन है, एफ एक्स जैसे होता है, तो एफ एक्स जैसे हम वाई मानते हो तो वाई भी मान सकते हो आप, तो अगर लिखने में अजीब सा लग रहा है तो उसको वाई मान लो, ऐसे मान लो, पीटी को हम वाई मान रहे हैं भाई, ताकि लिखने में थोड़ा सा ईजी हो जाए, तो ऐसे लिख देते हैं डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0.5 वाई माइनस का 450। चलो बताओ सेपरेटेबल कैसे बनाए इसको, पूरा का पूरा 0.5 वाई माइनस का 450 डिवाइड में लिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, राइट, ये ठीक है भाई, कांस्टेंट के साथ पूरा का पूरा डिवाइड में लेके आना पड़ेगा ना, ठीक है बात क्लियर। यस सर। अब सॉल्व कर देते हैं इसे, तो सेपरेटेबल हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन बताओ कैसे निकालोगे, इसका इंटीग्रेशन बता दो क्या आएगा, लॉग कितना आएगा,
1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, log x log होगा, लेकिन log में यही आएगा पूरा का पूरा 0.55 माइनस का 450, लेकिन साथ में भी आएगा क्या कुछ, और आएगा तो बताओ क्या आएगा, साथ में क्या लिखें, जो लीनियर टर्म होती है उसका y का या x का जो कोएफिशिएंट होता था वो डिवाइड में भी आता था, तो डिवाइड में क्या लिख दूं, बताओ, डिवाइड में क्या लिखें, हाँ भाई बताओ क्या लिखें, डिवाइड में कुछ लिखेंगे ना, क्या लिखें डिवाइड में भाई, किसी को नहीं आ रहा समझ में, क्या लिखना है डिवाइड में, 0.5. बोला करो यार, इतना टाइम नहीं, 0.5 जो भाई कोएफिशिएंट होता है, ये भूल मत जाना लिखना, ये पूरा का पूरा आएगा कोएफिशिएंट, पर ये लीनियर टर्म ही होनी चाहिए तभी लगा सकते हैं ऐसे, अगर क्वाड्रिक होता तो फिर ऐसे तो लगाना भी रॉन्ग है, फिर मतलब अगर ऐसे लिखा हो 1/x² - 2, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इसका तो ऐसे कर ही नहीं सकते, log x² - 2 लिख दिया, ऐसे लिख ही नहीं सकते इसको, इसको तो लाइक x² - a² वाली आइडेंटिटी लगेगी इसमें, तो लीनियर वाले के लिए चल जाता है ऐसे, या तो आप पहले मानो उसे 0.5y - 450 को t मानो, तब भी यही आएगा सॉल्व करके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली लिख देते, और 0.5 डिवाइड में लिखा हो तो 2 लिख दूं ऊपर डायरेक्टली, Yes. और इसका थोड़ा सा सॉल्व करके क्या लिखें इसे, ये चलो ऐसे लिखा रहते हैं, चलो अब क्या करें बताओ, ये आ गया हमारा, अब क्वेश्चन क्या बोला था उसने, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था टाइम फाइंड करो, क्वेश्चन बोला था टाइम फाइंड करो जब पॉपुलेशन कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो यानी p यानी मैंने y माना है ना, pt को मैंने y माना है, तो y की वैल्यू क्या पुट करनी है मुझे, 0. y की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, 0 पुट कर दो ना, 0 ही करेंगे ना, Yes. तो 0 करेंगे तो क्या आएगा, मोर -450 आएगा, राइट, ये आ गया, ये ठीक है, अच्छा एक 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 गड़बड़ हो गई हमारी, c कहाँ चला गया, इसमें c रह गया भाई, प्लस c भी तो आएगा, है ना, ठीक है, ये क्लियर है, अब c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको, हमें एक और कंडीशन गिवन थी, याद है मैंने कहा था पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें स्टार्टिंग में कंडीशन गिवन थी, क्या कंडीशन गिवन थी याद है, क्या कह रहा था वो, स्टार्टिंग में कंडीशन गिवन थी कि जब t 0 है तो p कितना था या y कितना था, 850 था, तो मैं क्या करूंगा 2 ln 0.5, y की वैल्यू बताओ क्या पुट कर दूं, y की वैल्यू भाई क्या पुट करेंगे, 850 - 450 इक्वल्स टू t की वैल्यू कितनी, 0, और c आ गया, c की वैल्यू सिंप्लीफाई करके बताएगा कि क्या आएगा, इसको सॉल्व करके बताओ जी जल्दी से क्या आ रहा है, 850 का आधा कर दो माइनस कर दो 450, कितना आएगा, बताओ भाई क्या आया, कितना आएगा, माइनस का 25, माइनस का 25, माइनस का 25, मॉड में लिखा हो तो प्लस ही लिख दूं, ये ठीक है, Yes. ठीक है, ठीक है, अब क्या करें, अब इसके बाद क्या करें, हमारा c की वैल्यू आ गई, इस c की वैल्यू को बैक सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पे, Yes. तो हमारा आंसर आ गया 2 ln 0.5y माइनस का 450 इज इक्वल टू t प्लस c की वैल्यू है 2 ln 25, अब क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना था, टाइम निकालना था जब आपका y या जो पॉपुलेशन है वो 0 है, तो मैं क्या करूंगा 2 ln y की जगह 0 रखेंगे तो 450 आएगा, मॉड में तो प्लस ही लिख देते हैं, इक्वल टू t 0, सॉरी t तो निकालना है हमें, t को t रखा और प्लस का 2 ln 25, इसको इधर ले आओ माइनस में, क्या हो जाएगा 2 ln 450 डिवाइड बाई 25 लिख दो ऐसे, ये ठीक है, Yes. क्योंकि 2 दोनों के साथ है कोएफिशिएंट, तो कितना आएगा डिवाइड करके बताओ, डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, 25 इंटू 20 हो गया 500, 50 कम है, 18 आ रहा है क्या, Yes, sir. ठीक है, बस इतना ही लिख के छोड़ देंगे भाई, ऐसा ऑप्शन होगा, क्योंकि log 18 की वैल्यू तो नहीं पता मुझे भी क्या होती है,
ठीक है, क्लियर है? Yes. बोलो बेटा, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। ये हमारे ऐसे क्वेश्चन हो गए जैसे तुम्हारी ये वाले क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आते हैं ना, पढ़ते हो ऐसे। रेट ऑफ डीके दे रखा होता है कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, ऐसा ही कुछ होता है ना क्वेश्चन, कि कम होता Yes. जा रहा है, उसकी हाफ लाइफ दे रखी होती है। हाँ, तो वही वैसा ही क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लियर? Yes. तो हमने बस क्या करा, वेरिएबल सेपरेबल बनाकर सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद सी लिखना मत भूलना भाई, मैं भूल गया था सी लिखना, गड़बड़ हो जाती। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा था पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, वो ये दे दी उसने कि भाई T0 पर आपकी जो पॉपुलेशन है वो 850 है, उससे सी आ गया। सी निकालने के बाद उसको बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वेशन आ गई पूरी। फिर उसने बोला था कि पॉपुलेशन y यानी कि 0 हो जाए, उस पे टाइम निकालो कि उस टाइम पे टाइम क्या होगा, तो टाइम निकाल दिया हमने, इतना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक बेटा सभी को क्लियर है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, एक क्वेश्चन खुद करके दिखाओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आइडेंटिफाई करो और निकालो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। dy by dx माइनस y tan x इक्वल टू दिया हुआ e केयर x sec x। तो देखकर पहले तो बता दो है क्या ये, इसको सॉल्व करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले तो देखकर बता दो मुझे है क्या ये, वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजेनियस है, लीनियर है, क्या है? Linear. Linear. लीनियर। हाँ, तो लीनियर वाला कौन सा, पहले वाला ही टाइप है ना, तो पहले वाले टाइप में इसमें ई बता दो। चलो आंसर ही निकालो, मैं नहीं बता रहा इसमें, कुछ भी नहीं बता रहा। मैं 4 ऑप्शन लिख देता हूँ, सभी के चैट बॉक्स में आंसर आने चाहिए, मैक्सिमम 2 to 3 मिनट, जल्दी से फटाफट। पहला ऑप्शन है y इक्वल टू ई टू द पावर x cos x प्लस सी। दूसरा ऑप्शन है y cos x इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस सी। तीसरा ऑप्शन है y इक्वल टू ई टू द पावर x sin x प्लस सी। या फिर डी ऑप्शन है y sin x इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस सी। सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर टाइप कर देना, ए आ रहा है, बी आ रहा है, क्या आ रहा है? सारे स्टेप्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम्हें पता है कि जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में y आएगा, और राइट साइड पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आएगा उसका इंटीग्रेशन करना। हाँ प्रकुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्रकुल एक बच्चे का आ गया, वैशाली का भी आ गया, बहुत अच्छी, जल्दी से भी 2 मिनट से ऊपर हो गए। अक्षिका का भी आ गया, संगम का भी आ गया, बहुत अच्छे। अजय गड़बड़ कर दी भाई तुमने, कुछ देखो, अजय और संगम। कौशिक गुलेरिया आपका भी ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अजय एंड संगम बेटा अपना आंसर एक बार चेक करो, कुछ गड़बड़ कर दिया तुमने। वो ऑप्शन भी ऐसे देते हैं, मानसी का भी ठीक है, जागृति ने भी गड़बड़ कर दी भाई कुछ। मेजोरिटी बच्चे का ठीक आ रहा है, बी ऑप्शन है बेटा। देखो जिनका रॉन्ग आया जल्दी से, देखो क्या करोगे, कितना टाइम लगेगा, देखो सोचो। सबसे पहले आपको दिख गया कि यार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्टली लिख दो, क्या आएगा, ई टू द पावर क्या लिखोगे, माइनस टेन एक्स का क्या इंटीग्रेशन है ना, और 10x का इंटीग्रेशन पता ही है तुम्हें क्या होता है, क्या होता है अभी, Log. log sec x है ना, log sec x, राइट। Yes, sir. तो log sec x है और बाहर माइनस लिखा हुआ है, तो क्या कर दूं उसे, log cos x लिख दूं, log cos x लिख दूं। यस सर। भाई log cos x मतलब sec x, अगर log के बाहर नेगेटिव लिखा होता है तो क्या करते हैं,
अगर log x लिखा है तो उसको log 1/x लिख देते हैं, ठीक है, तो वो नेगेटिव साइन एडजस्ट हो जाता है। नहीं तो तुम sec x की पावर -1 लिखोगे तो भी वही एक ही बात है। तो यहाँ से देख कर ही समझ में आ गया, मतलब cos x आएगा। तो ये चीज मेंटली भी कर सकते थे, पर प्लस माइनस में गड़बड़ ना हो जाए, थोड़ा सा लिख लिया बस। अब उसके बाद मैंने कहा लेफ्ट साइड पे तो तुम बिना सोचे समझे क्या लिख दो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दो। अब देखो इसके बाद भी वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मतलब दिख रहा है राइट साइड पे, अगर मैं इंटीग्रेशन नहीं भी करूंगा तो भी दिख रहा है, बी वाला भी ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर फिर भी कर दिया। क्यों? क्योंकि e की पावर x से sec x को अगर मल्टीप्लाई करोगे किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर cos x से मल्टीप्लाई करोगे और इंटीग्रेशन करोगे तो यार ये कट गया, e क्या x का इंटीग्रेशन e क्या x होता है प्लस c, खत्म हो गया। तो गलती का तो यार इसमें मतलब कुछ था ही नहीं, मिस्टेक का। तो कुछ बच्चों ने जिन्होंने गड़बड़ करी है उन्होंने क्या गड़बड़ करी है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर में गड़बड़ करी है, माइनस साइन एडजस्ट नहीं करा। मेरे को लग रहा है उसका हाँ मुझे वो तो दिख ही रहा है, वो तो पता ही लग रहा है कि रॉन्ग। तो अब सोचिए, देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था जो भी तुम छोटी मोटी सिली मिस्टेक करोगे ना वो सारे ऑप्शन डाल देगा ऐसे। तो देखो उन्होंने ऑप्शन डाले भी हुए, तो जिनका आंसर आ रहा है सी, जिनका आंसर ए आ रहा है, वो यही वाली गड़बड़ कर रहे हैं, या तो इंटीग्रेशन ढंग से नहीं लगाया या वो माइनस साइन था जो एडजस्ट नहीं करा उन्होंने। तो उनका जो sec x आया ना वो cos x नहीं बना, sec x ही बन गया, और फिर sec x 1/cos होता है तो उल्टी जगह चला गया। तो जिनका आंसर ए आ रहा है उनका cos राइट साइड पे चला गया, ठीक है। अच्छा राइट साइड पे जिनका गया यार तब भी रॉन्ग है, क्योंकि c के साथ भी आएगा, फिर तो कांस्टेंट के साथ भी आएगा cos x, ठीक है। अच्छा वो सोच रहे होंगे फिर कांस्टेंट हमने लाइक लेफ्ट साइड पे लिखा है y के साथ और राइट साइड पे ही आ जाएगा। तो मैंने कहा था ऑप्शन वो जाने में ना देंगे भी ऐसे कि बच्चे लाइक जिनका आंसर मिस्टेक करके आ रहा है तो वो ऑप्शन दिख जाएंगे। अब आप सोचोगे भी नहीं कि आपने मिस्टेक करी, आप तो बस टाइप कर दिया ना आपने, तो यही पेपर में करके आओगे। पेपर में भी आप सी ऑप्शन ए ऑप्शन जहाँ दिख रहा है तुम्हें आंसर वो कराओगे टाइप, क्योंकि पता भी नहीं लगा। और तुम जब आगे लाइक सोच रहे हो कि मेरे एक्सपेक्टेड कितने क्वेश्चन ठीक हुए तो तुम इसको काउंट कर लोगे उसमें, तो ये रॉन्ग तो हो गया और नेगेटिव भी हो गया, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से भी फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए, टेन का क्या था, कॉट का क्या था, सेक का क्या था, कॉट कॉसेक का क्या था। कहीं पर भी माइनस प्लस कोई लाइक वो नहीं है, गड़बड़ की स्कोप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से पढ़ना है, इजी पर थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है उसमें फंसा रखा है कि क्या बोल रहा है, तो वो ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन है द कर्व फॉर विच द एक्स इंटरसेप्ट मतलब जहाँ पर एक्स एक्सिस को लाइन वो कर्व कट करेगी, ऑफ द टेंजेंट, किसका एक्स इंटरसेप्ट कह रहे हैं, टेंजेंट का, ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर पी पर बनाई गई है, किसी कर्व के पॉइंट पर पी पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाई गई है ऑन द कर्व इज वो कह रहा है कि उस कर्व का जो एक्स इंटरसेप्ट है, उस टेंजेंट का जो एक्स इंटरसेप्ट है उस कर्व के ऊपर एट एनी पॉइंट पी पॉइंट पता नहीं हमें, कोई भी वेरिएबल पॉइंट है, इज बोला है 3 times the x coordinate of point P, जो पॉइंट P है उसके x कोऑर्डिनेट से 3 times है, इज इक्वल टू, हमें बताना है वो कर्व की इक्वेशन क्या होगी। तो एक कर्व की इक्वेशन निकालनी है जिस पर लाइक जैसे कभी कभी समझ में नहीं आता, थोड़ा सा बना के डायग्राम या फिगर बनाकर थोड़ा सा समझ जाया करो कि क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि एक कर्व है, उस कर्व पे एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, हमने मान लिया अपने आप। अब यहाँ पर एक टेंजेंट बनाई गई, वो टेंजेंट x एक्सिस को कह रहा है कहीं पे कट कर रही होगी, यहाँ पे मान लिया कट कर रहा है। इसके जो कोऑर्डिनेट है, इसका x इंटरसेप्ट हमें पता नहीं है, लेट्स से ए है और ये मान लिया b तो 0 होगा क्योंकि x एक्सिस इंटरसेप्ट है। तो अब वो कह रहा है कि किस किस में रिलेशन बोल रहा है वो, पढ़ो क्वेश्चन, किस किस के बीच में रिलेशन बोल रहा है, x और a के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से दोबारा करिए। द कर्व फॉर विच द x इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट, तो x इंटरसेप्ट टेंजेंट का कौन सा है भाई, a है या x है, x इंटरसेप्ट टेंजेंट का a है, बिल्कुल ठीक है। तो a कह रहा है a इक्वल टू किसके, a इक्वल टू किसके इक्वल है, 3x के इक्वल है, राइट, ये कह रहा है ना, यही कह रहा है ना। तो मैंने टेंजेंट का x इंटरसेप्ट a मान लिया, y 0 होगा उसका, तो उसका जो x इंटरसेप्ट a आएगा, जो आएगा अभी पता नहीं है वो कितना आएगा, वो जो है वो किसके इक्वल है, x जो है कोऑर्डिनेट जो है p पॉइंट का, उसका x कोऑर्डिनेट से 3 टाइम्स है। तो अब तुम इसको देखकर कहोगे यार ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं, तो इतना इजी तो ना देगा, खुद थोड़ा सा बनाना पड़ेगा मैं। तो ये जो इंटरसेप्ट मैंने a लिख दिया, अब इसको निकालते हैं। अब ये x इंटरसेप्ट निकलेगा कैसे,
उससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मतलब कनेक्ट करूंगा ना मैं कि ए, ये वाला जो एक्स इंटरसेप्ट मैंने निकाला है टेंजेंट का, ये निकालने से पहले मुझे निकालना क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। उस टेंजेंट की इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, y 0 पुट करूंगा तो x, ये जो a है x इंटरसेप्ट आ जाएगा, ऐसे ही निकलता है ना। मतलब किसी भी लाइन का अगर आप x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट निकालोगे तो क्या करते हो, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y 0 पुट कर देते हो और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x 0 कर देते हो। पर पहले आपके पास उस लाइन की जो टेंजेंट है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो होनी चाहिए। तो आप इक्वेशन क्या लिख सकते हो इससे, जल्दी से बताओ, क्या इक्वेशन लिख सकते हैं टेंजेंट की, बताओ भाई, टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं भाई। टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x कॉमा वाई पॉइंट क्या होता है भाई, क्या लिखते हैं हम, क्या करते हैं भाई टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बोलो भाई, कोई तो बोल दो भाई। डी वाई बाई डी एक्स नहीं करेंगे भाई, डेरिवेटिव करते हैं ना भाई, ठीक है। तो यार बोलो ना डी वाई बाई डी एक्स लिखो सर, ऐसे चुप हो गए सारे के सारे, ऐसा लग रहा है कि यार टेंजेंट नॉर्मल वो पढ़ा था कुछ याद ही नहीं आ रहा तुम भाई। स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखने का क्या तरीका है, डी वाई बाई डी एक्स किसी भी पॉइंट पर एक्स कॉमा वाई पर, ठीक है। अब इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कोई पॉइंट हम मान रहे हैं एक्स कॉमा वाई, किसी भी पॉइंट पर एक्स कॉमा वाई पर, एक्स वाई मत मानो, क्यों, क्योंकि यार इक्वेशन में भी एक्स वाई लिखेंगे और एक्स वन और वाई वन को भी एक्स वाई मान रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक्स वन वाई वन लिख लो, क्या लिख लो, एक्स वन वाई वन लिख लो पॉइंट को, एक्स वन और वाई वन, ठीक है। तो एक्स वन वाई वन पॉइंट पे जो इक्वेशन लिखोगे टेंजेंट की वो आप ऐसे लिखोगे, y इक्वल टू क्या, m जो कि आपका डी वाई बाई डी एक्स है, x माइनस एक्स वन और प्लस वाई वन, यही करते हो ना, ये ठीक है। तो ये जो पॉइंट मैंने माना ये एक्स वन वाई वन मान लिया, तो इस पॉइंट पर, और ये 3x1 के इक्वल है 3x1, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दी। अब इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से अगर मैं तुम्हें कहूँ कि स्लोप क्या कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट निकालो तो क्या करोगे, टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट क्या करोगे आप, किसको जीरो रखोगे जल्दी से बताओ, वाई y को जीरो रख दोगे, y को, y1 को नहीं y को, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमने क्या करा, y को जीरो रखा। कोई बच्चा बोलेगा सर y1 को क्यों नहीं, तो बेटा x1 y1 तो ये वाला पॉइंट है और टेंजेंट यहाँ पे कट कर रही है, तो x और y जो इक्वेशन में x और y होता है उसमें y को जीरो पुट करते हैं, ठीक है। तो रख दिया, तो y जीरो रख के क्या आएगा बता दो, y जीरो रखा तो जीरो इक्वल टू आ गया क्या, डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई वन, यही आएगा ना, ये ठीक है। यस बोलो भी, अब यहाँ तक ये लिखने के बाद मुझे बता दो डी वाई बाई डी किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, हमें यहाँ से ए निकालना था। तो एक्स इंटरसेप्ट जो होगा उसमें ए क्या होगा, यहाँ पर इस एक्स की जगह ए लिख दो ना, यस इस एक्स की जगह ए क्यों लिखूं, क्योंकि यही तो, ये जो आंसर आएगा एक्स यही तो ए है। तो यहाँ से 0 माइनस वाई वन इक्वल टू आ गया डी वाई बाई डी एक्स, मैंने इसको ए माना है माइनस एक्स। तो ए की वैल्यू निकाल दो भाई, क्या होगी, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस माइनस वाई वन, डी एक्स ऊपर जाएगा डी वाई नीचे आएगा और प्लस एक्स वन, यही आएगा ना, बताओ ये ठीक है, ठीक है भाई बताओ, यहाँ तक सभी को आया समझ में। यस अब क्या करना है, मैं अटक गया Yes. यहाँ पर। अब ए और उसके बीच में रिलेशन क्या बनता, क्या था, ए इक्वल टू था 3x1 लिखते हैं, ए की जगह क्या लिखते हैं, ए की जगह लिख रहा हूँ भाई 3x1, तो इसको इधर ले आओ कितना बचेगा, माइनस का y1 dx बाई डी वाई इक्वल टू 2x1 बचा। अब ये जो पॉइंट है x1 y1 जो रैंडम पॉइंट हम मान रहे हैं वो कर्व के ऊपर है, तो कर्व पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो मतलब इसको x और y की तरह से ट्रीट करो और अब इसका क्या करो, स्टार्ट करो क्या, इंटीग्रेशन। क्या सेपरेबल फॉर्म है ये तो दिख ही रहा है सेपरेबल फॉर्म है ना। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है तो मैं क्या करूंगा, dx के नीचे भाई ले आओ x1 और 2 को ही रहने दो, माइनस में ही रहने दो, और dy अपॉन y1 दोनों का इंटीग्रेशन कर दो भाई, बताओ क्या आएगा, क्या लिख दो, पहले का आएगा log x
x1 की जगह x ही लिख दो, क्योंकि जो पॉइंट x1 y1 है वो वेरिएबल पॉइंट है, तो जब इक्वेशन x1 y1 की फॉर्म में आएगी तो मैं कहूंगा उसको मैं xy मान रहा हूँ, ठीक है। तो yes, इसलिए मैं अभी से ही x1 और y1 हटा रहा हूँ। अच्छा, मैंने माना ही क्यों था? तुम कहोगे सर बाद में हटाना ही था तो पहले xy क्यों नहीं लिखा था? बेटा उसमें क्या होता है, तुम कंफ्यूज हो जाते, जब इक्वेशन लिखोगे एक चीज याद रखना, ये चीज जब आप इक्वेशन लिख रहे हो तो ये वाला x और ये जो x1 है ये दोनों डिफरेंट है। जो x पहले वाला लिखा हुआ है वो तो वेरिएबल है कि कर्व पर कहीं भी हो सकता है, जो टेंजेंट है उस टेंजेंट पर ये पॉइंट x जो पहले वाला लिख रहा हूँ वो तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो x1 है वो फिक्स है जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में x1 y1 रखा। अब जब इक्वेशन बना रहा हूँ तो x1 y1 की फॉर्म में आंसर आएगा, बट वो x1 y1 फिर मैं xy मान लूंगा क्योंकि वो एक कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, कर्व के ऊपर। क्लियर है? Yes, sir. नहीं तो तुम क्या करोगे, x माइनस Yes. x1 को अगर दोनों को ही सेम रख दोगे, सोचो x माइनस x तुम जीरो ही कर दोगे, हटा ही दोगे, गायब ही कर दोगे, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसी y माइनस y1 को भी तुम जीरो बना दोगे, फिर कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आ गया माइनस लॉग एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 2 लॉग एक्स लॉग वाई। अब c को क्या लिखें, c लिखें या लॉग c लिख दें? log C. कुछ भी लिख लो, मैंने कहा था मतलब ये चॉइस है तुम्हारी कि भाई लिखना है या नहीं। ज्यादातर वैसे लॉग होता है तो लिख लिया करो ताकि वो लॉग हट जाता है। तो क्या आएगा, सबको एक तरफ ले आओ भाई, या इसको ऐसे लिख लें, लॉग वाई स्क्वायर इंटू सी, ये ठीक है, ये ठीक है भाई। Yes, sir. तो इसमें सबको अगर मैं एक तरफ ले आऊंगा तो फिर क्या बन जाएगा, लॉग वाई स्क्वायर सी और साथ में एक्स भी आ जाएगा, राइट, क्योंकि प्लस हो जाएगा और इक्वल टू में जीरो है। अब इक्वल टू में जीरो आ गया तो फिर क्या लिखूं, वाई स्क्वायर सी एक्स इक्वल टू क्या लिख दूं बताओ, वाई स्क्वायर सी एक्स इक्वल टू क्या लिख दूं? जब लॉग हटा रहे हैं तो फिर क्या होगा, ई की पावर में क्या जाएगा, जीरो, राइट। तो ई की और जीरो क्या होता है, वन होता है, राइट। One. तो जब हटाओगे आप, ये याद रखो, लॉग जब हटाते हो, जब ई वाला बेस वाला लॉग है तो ई की और जीरो जाएगा। अगर यहाँ पर बेस होता टू तो टू की पावर जीरो, तब भी वन ही आता, तो ये वन आ गया। ये इक्वेशन आ गई, बट ऑप्शन पता है क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए थे, मैं बता रहा हूँ, बताना मुझे कौन सा है, क्योंकि मेरा जो आंसर आया है वो नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन में ये ऑप्शन से, तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरह से करा है, तो ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट समझ जाना चाहिए तुम्हें कि क्या आंसर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गिवन है, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, एक्स वाई इक्वल टू सी, सी ऑप्शन है एक्स वाई क्यूब इक्वल टू सी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जल्दी से बता दो क्या आंसर है इसका। So first. फर्स्ट नन ऑफ दीज क्यों नहीं, क्योंकि मेरे को तो देखकर ऐसा लग रहा है यार मेरा जो ऑप्शन है वो तो आया ही नहीं। तो मैं क्या कहूँगा, अब देखो, जो जो बच्चे ध्यान से ऑब्जर्व नहीं कर रहे वो तो इस पर टिक लगाएंगे, नन ऑफ दीज, उनको लगेगा यार आंसर ही नहीं आया हमारा, मैच ही नहीं कर रहा, तो इस पर लिखाएंगे और ये रॉन्ग हो गया। आंसर ई है, क्यों? क्योंकि जो लिखा हुआ है उसको मैनिपुलेट करके आप ऐसे लिख सकते हो, वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन बाय सी, और वन बाय सी एक कांस्टेंट ही तो होगा। अब मैंने भी सी लिखा हुआ है, इन्होंने भी सी लिखा है, लेकिन मेरा सी और इनका सी अलग है, तो ये जो है ये एक और कांस्टेंट है, कैपिटल सी या कुछ और सी, ठीक है, बात समझ में आई? Yes, sir. तो ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कहा था तुम्हें कि तुम्हारे ऊपर चॉइस होगी तुम्हारी कि भाई तुम्हें लॉग सी लिखना है या सी लिखना है, तो इन्होंने शायद सी लेकर सॉल्व करा होगा, Yes, sir. ठीक है ना। हाँ, तो थोड़ा बहुत डिफरेंट आंसर आ जाएगा, बट तुम्हें ऑप्शन में अगर तुम्हारा ऑप्शन नहीं मिलता तो ये बात समझ लो कि यार ये सी को हटा के वन के नीचे लेके जाएंगे तो वो एक कांस्टेंट ही आएगा दोबारा, तो उसको एक और सी मान लिया। भाई सी की कोई वैल्यू तो फिक्स होती नहीं, वो तो कुछ भी हो सकता है, तो ये सी जो बोल रहे हैं वो हमारा वन बाय सी है, एक ही बात है, ठीक है। बोलो भाई, क्लियर है सभी को? Yes, sir. आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना कौन सा टाइप है, पहले समझना आराम से। क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिया है वन ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर, सॉल्व मतलब जनरल सॉल्यूशन बताना है इसका क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं बट मैं दे नहीं रहा ऑप्शन, बस मुझे बता दो करना क्या है, सॉल्व नहीं करेंगे इसे पूरा, क्योंकि बहुत टफ नहीं है, इजी है थोड़ा सा, बस तुम्हें ये समझ में आ जाए करना क्या है इसमें, कैसे वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजेनस है, लीनियर है। लीनियर में भी पहले वाला फिर दूसरे वाला ट्राई करते हैं, फिर वो कुछ नहीं होता तो फिर हम वो लास्ट जो क्लास में हमने सीखा था कि थोड़ा सा स्पेशली हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है डेरिवेटिव ऑपरेटर लगा के। तो पहले देखा सेपरेटेबल है, जल्दी से देख कर ही एक सेकंड में हाँ या नहीं, सेपरेटेबल है क्या ये? No, sir. नहीं है, गायब करो, सेपरेटेबल रूल आउट कर दिया। फिर होमोजेनस है क्या? बिल्कुल ही नहीं है। No, sir. ठीक है, अब लीनियर वाले पे आ जाओ भाई। लीनियर वाला पहले वाला है क्या भाई? पहले वाला लीनियर बनने का
नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि dy बाई डी एक्स के साथ y x वाला फंक्शन इक्वल टू q वाला भी जो होता है वो x वाला फंक्शन होना चाहिए, लेकिन राइट साइड पे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ वो दो वेरिएबल वाली टर्म्स लिखी हुई हैं, तो दो वेरिएबल वाली तो सेपरेट कर ही नहीं पाओगे, डिनोमिनेटर को तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा। तो फिर दूसरा वाला टाइप ट्राई कर लो एक बार जल्दी से, बताओ है या नहीं? क्या दूसरा टाइप बन जाएगा dx अपॉन dy वाला? बताओ भाई, यस सर। बन गया? बाकी सबका भी बना या एक ही का बना भाई? समझ में आ गया सभी को? यस सर। अब आगे मैं नहीं करा रहा हूँ, कर लेना, ठीक है भाई। r हमारा -1 है, x के साथ जो लिखा हुआ है, मैंने कहा था या तो कांस्टेंट फंक्शन होगा या y वाला फंक्शन, और राइट साइड पे आपका y फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। क्लियर है? हो जाएगा? यस। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। लेट्स से थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, क्या कह रहा है। x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स टाइम्स f ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय f डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ f x, ऐसे दे रखा है। और कह रहा है कि देन पूछा है f एक्स वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, या एक पर्टिकुलर वैल्यू बोल देगा कि f3 बताओ कितना होगा। अच्छा, ऐसे तो नहीं बोलेगा 3, क्योंकि x और y इंडिविजुअली नहीं पता कितने, तो ऐसे नहीं देगा। f एक्स वाई बताना क्या होगा। तो यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे सेपरेट वगैरह करें। अब इसमें जो है नॉर्मल लाइक x या y वाली टर्म्स नहीं है, f एक्स वाई की फॉर्म में इस तरह से फंक्शन आ गया और उसका डेरिवेटिव भी लिखा हुआ है, तो कैसे सेपरेट करें भाई इसे? सर पहले x से डिवाइड कर दें। f से डिवाइड, f एक्स वाई से डिवाइड, x x से डिवाइड करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो dy dx आ जाएगा कम से कम, ठीक है, बिल्कुल सही है, कर दिया भाई। x यहाँ पे भी हट जाएगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। हाँ, ऐसे स्टेप्स बताओ क्या करें आगे, क्या करें, कुछ लेट करें, क्या करें? अगर मैं लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेता हूँ, तो मैं इसलिए ले रहा हूँ, देखो लेफ्ट साइड पे एलसीएम, क्योंकि x के साथ dy आ जाएगा, y के साथ dx आ जाएगा, ये तो देखा देखा टर्म है ना, याद है? यस सर। और एक काम करते हैं, x dx को राइट साइड पे ले जाते हैं, ऐसे, ठीक है भाई, ये ठीक है? Yes, sir. ठीक है, अब क्या करूं इसके बाद? और तुम्हें ये भी याद आ रहा होगा, ये किसका डेरिवेटिव होता था, याद है? dx by नहीं, डी एक्स वाई, हाँ ठीक है, ब्रैकेट में ना। इतना लिखने के बाद अब समझ में आ रहा है? अब बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब क्या करना है बताओ? हम क्या नोटिस करते हैं? हम ये नोटिस करते हैं कि भाई ये डेरिवेटिव एक्स वाई का है, तो एक्स वाई वाली टर्म कहीं और दिख रही है? हाँ दिख रही है, अभी फंक्शन के अंदर लिखी हुई है। तो ये जो एफ एक्स वाई और नीचे एफ डैश एक्स वाई लिखा हुआ है, इसको भी कहाँ लेके जाऊंगा मैं? डी एक्स वाई के साथ लेके जाऊंगा, राइट? यस उन्हीं के लेफ्ट साइड पे लिखना चाहिए या राइट साइड पे लिखना चाहिए, बताओ इसे, इन दोनों को लेफ्ट साइड पे लिखना चाहिए ना। तो लेफ्ट वही एफ, हाँ, एफ डैश एक्स वाई ऊपर और एफ एक्स वाई नीचे और एक्स डी। अब हो जाएगा सॉल्व। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना और आंसर आ जाएगा। मतलब जो मेहनत करनी थी 80% वो खत्म हो गई हमारी, समझ लिया हमने। तो तुम्हें याद होगा ना ये वाला कल टाइप बताया था भाई, सभी को याद है ये? याद आ Yes, गया? sir. अच्छा, ये तो आ गया होगा, लेकिन अब जो राइट साइड पे इसने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि एफ एक्स वाई और नीचे एफ डैश एक्स वाई, उसको भी फिर अब रिलेट करना आना चाहिए कि यार एक्स वाई वाली टर्म आ गई है, मतलब डी एक्स वाई आ गया है, तो एक्स वाई वाले जितने भी फंक्शन या जो भी टर्म्स लिखी हुई हैं उनको आप उसी के साथ लिखो, डी एक्स वाई के साथ, ठीक है ना? तो लिख दिया। अब सॉल्व कैसे करें इसे? या अब कैसे सॉल्व करें इसे? सर क्योंकि fx हमारा जो उसका है बन रहा है तो डेरिवेटिव भी है, और ये इंटीग्रेशन पता करेंगे। ये ऐसे सोचो, ये देखो कैसे लिखा हुआ है, मतलब अब देखने में अजीब सा लग रहा है, पता कैसे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है भाई, जैसे मान लो मैं कहता हूँ cos x लिखा हुआ है, नीचे sin x लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है dx, ये तो ऐसे लिखा हुआ है। यस सर। तो अगर मैं sin x को मानूंगा, या ऐसे मान लो, ऐसे लिखा हुआ है, तो मतलब या तो ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे लिखा हुआ है भाई कि
2x और नीचे लिखा हुआ x स्क्वायर, है ना। तो आपने नोटिस करा कि भाई इसको मानोगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला आएगा, तो ऐसे तो लिखा हुआ है देखो, fx नीचे, Yes. fxy नीचे लिखा हुआ है, उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है और साथ में dxy लिखा हुआ है, ठीक है। या तो एक काम करो, तुम dxy को मन में ऐसे सोचो ये t लिखा हुआ है, तो ऐसे सोच लो, फिर समझ में आ जाएगा, नहीं तो वैसे भी आना चाहिए समझ में। तो मैं किसको मानूं भाई, t बताओ, मानना तो पड़ेगा इसमें, किसको मान ले, t? वाले को हाँ fx हाँ, तो अगर मतलब इसका मैं इंटीग्रेशन अगर करूंगा तो कैसे लिख दूं इसे, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं बोथ साइड्स तो कैसे लिखूंगा इसे, राइट साइड में तो राइट साइड में तो हो जाएगा इंटीग्रेशन डायरेक्टली, हाँ। तो क्या लिखें, 1/t t dt dt, बिल्कुल ठीक है। और साथ में इक्वल टू में क्या लिख दें, x के y 2 x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और इसका भी इंटीग्रेशन बता दो क्या आएगा, log t t, लो t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी है, fx by ठीक है, इक्वल्स टू में x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब क्या करें, हमें तो निकालना था भाई, क्या निकालना था, एफ एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी, तो एफ एक्स वाई की वैल्यू आ गई, कितनी आएगी, पूरा का पूरा जो राइट साइड पे लिखा है वो किसकी पावर में चला जाएगा, e raised to power ई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ऐसा आ गया। अब फिर वही मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन ये नहीं दिया हुआ, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, जो लाइक हम सॉल्व करेंगे सी के हिसाब से, तो ऑप्शन कभी कभी मैच नहीं करेंगे तुम्हारे, तो ऑप्शन अगर मैच नहीं करे तो तुम्हें आइडिया लगाना है कि भाई इनमें से कौन सा आंसर सही है, जैसे पीछे वाले में बताया था। तो एक ऑप्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई इक्वल टू के ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू के ई की पावर वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर होल स्क्वायर बाई 2, एक दिया हुआ है एफ एक्स वाई इक्वल्स टू के ई की पावर एक्स बाई 2, और डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज। चलो बता दो कौन सा होगा इनमें से ऑप्शन। first फर्स्ट अच्छा मैंने फर्स्ट ही सही लिख दिया क्या, ठीक है, फर्स्ट इसलिए भाई क्योंकि ई की पावर, देखो मैं समझा भी रहा हूँ कि क्यों, ऐसे नहीं कि देखकर ही थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि भाई वैसी ही टर्म आ रही है, ऐसे नहीं, ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 और इनटू में ई की पावर सी लिखोगे आप, है ना, ई की पावर सी मतलब यार वो कांस्टेंट है, constant आ जाएगा ना हाँ, उसको उसने मान लिया के, पहले उसने सी लिख दिया था, इस बार के बोल दिया, कभी बी कुछ और बोल देगा, तो मतलब समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है भाई, चले आगे, yes sir आ रहे हैं समझ में, yes sir ठीक है। लेट्स से बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, चलो फिर भी बता दो, एक इजी सा भी दे देते हैं, y इक्वल टू दिया हुआ है एम एक्स प्लस 4/m, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दो, क्या होगी, ये इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 4/m, तो देखकर ही पता लग रहा है एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो कितनी बार डेरिवेटिव करोगे आप मैक्सिमम, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं इसमें, एक एक बार, तो एक बार डेरिवेटिव करके जल्दी से इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दो, क्या बनेगी, बता दो क्या आ रहा है आंसर। अच्छा जब डेरिवेटिव करते हो ना तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह वाई डैश लिख लिया करो, थोड़ा सा ज़्यादा इजी होता है, कॉमन वगैरह लेना सॉल्व लिखना थोड़ा सा, वाई डैश लिख लिया, बता दो क्या आ रहा है, बताओ भाई किसी का आया आंसर, एक ही बार डेरिवेटिव करोगे मतलब फर्स्ट ऑर्डर के ही डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। चलो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताने के बाद चलो बता दो, फिर हम ऑर्डर और डिग्री में डिस्कस कर लेंगे क्या आएगा, ऑर्डर तो पता है एक ही आएगा, डिग्री पर कंफर्म नहीं है कि डिग्री 1 आएगी या 2 आएगी, डिग्री निकालना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी पूरी। इतना टाइम मिलेगा भाई, जल्दी से करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, सारे पेपर पेन नहीं लेके बैठे क्या, कुछ बच्चे तो मुझे लग रहा है सिर्फ पेपर पेन लेके बैठते ही नहीं, बस सुनते रहते हैं, है ना, बेटा सभी को पेपर पेन लेके बैठना है, साथ साथ सॉल्व भी करा करो। हैंड रेज कर दो भाई जिसका आ गया,
ऑप्शन क्योंकि दिए हैं मैंने। फिर मुझे करना पड़ेगा कि वाई डैश इक्वल टू क्या आएगा, एम प्लस 0, एम की वैल्यू उठाकर यहाँ डाल दो, खत्म हो गया, क्योंकि आपको एम को गायब करना था। वाई डैश एक्स प्लस 4 बाई वाई डैश, तो वाई डैश इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर एक्स प्लस 4। खत्म हो गया यार, कितनी 10 सेकंड का काम है यार। यही आ रहा है क्या? यस। बताओ, तो बोल क्यों नहीं रहे भाई, बताओ यार। 2-2 मिनट 3-3 मिनट हो गए तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं बताओ किसका आया किसका आया, बोल दो भाई। मैंने ऑप्शन तो दिए नहीं थे। आ गया था सबका जल्दी से? यस सर। मतलब कितना टाइम लगता है? मुश्किल से यार 10 सेकंड लगेंगे। मैंने जो करा है कोई सुपर फास्ट थोड़ी ना कर दिया, कोई एलियन साइंस नहीं लगेगी इसमें, आराम से समझ में तो आ रहा है कि यार एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक बार डेरिवेटिव करना है, एम गायब ही नहीं हुआ, एम की वैल्यू उठाकर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, याद है ना? हम किसी तरह से एम को गायब करते थे भाई, सब्स्टिट्यूट कर देते थे, कुछ ऐसा करते थे कि गायब हो जाए। तो अगर पहली मतलब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव करा लेकिन एम गायब नहीं हुआ, तो एम की वैल्यू में फर्स्ट इक्वेशन जो ओरिजिनल इक्वेशन उसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, करते ही गायब हो गया, आंसर आ गया। तो कितना ऑर्डर है इसका? 1 है। डिग्री कितनी है? डिग्री है भाई 2, है ना, क्योंकि वाई डैश की स्क्वायर भी है यार, ठीक है। यस सर। चलो अब ये वाला जल्दी से बताना, सॉल्व मत करो, बता देना बस करोगे क्या इसमें। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ ई स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन बताना क्या होगा, मतलब इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्या आएगा कर्व की इक्वेशन। बस बता दो इसमें क्या है, सेपरेटेबल फॉर्म है, होमोजेनस है, लीनियर है, या कोई और तरीके से होएगा, बस इतना बता दो क्या करोगे। लीनियर है। लीनियर है कैसे भाई? डी वाई बाई डी एक्स आएगा तुम्हारा ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ से देखकर तो लीनियर बिल्कुल नहीं है। और डी एक्स अपॉन डी वाई क्या लिखोगे? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये कहाँ से लीनियर हो जाएगी भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड में चलो ए स्क्वायर भी लिख लो सबके। तो कहाँ से लीनियर है बताओ भाई, कौन सी लीनियर है ये भी बता दो, मैं मुझे भी पता लग जाए कौन सी वाली लीनियर है। है क्या लीनियर बताओ, या चेंज करोगे अपना ओपिनियन? बताओ भाई लीनियर है क्या? नो सर। तो यार ऐसे मत करो, मतलब तुक्का मार रहे हो इसका मतलब तुम यार, कुछ भी बोल दो सर को बोलना ही है तो ऐसे नहीं। क्या करें बताओ भाई, दोनों लीनियर वाले भी रूल आउट हो गए ऑप्शन, होमोजेनस भी नहीं है, सेपरेटेबल भी नहीं है, होल्स कर ओपन करोगे तो भी सेपरेटेबल नहीं बनेगा। फिर क्या करें, फिर तो कुछ तिकड़म लगाना पड़ता है। तिकड़म क्या लगाएं भाई? तिकड़म ये लगाएंगे कि x प्लस वाई लिखा हुआ है और कहीं पे एक्स वाई वाली टर्म ही नहीं है, तो पूरा का पूरा एक्स वाई, क्योंकि दो वेरिएबल है। मतलब प्रॉब्लम क्या होती है, सेपरेटेबल इसलिए नहीं होता, देखो होता तो इंटीग्रेशन तभी है जब सेपरेटेबल हो जाता है, मतलब dx के साथ x वाला फंक्शन dy के साथ y वाला फंक्शन जब अलग हो जाता है, इंटीग्रेट तो तभी होगा। मतलब क्वेश्चन में अल्टीमेटली करना तो सेपरेटेबल ही है, या तो डायरेक्टली होता है सेपरेटेबल, या होमोजेनस बनाकर हम सेपरेटेबल सोचते हैं कि ऐसे करेंगे y इक्वल टू vx या x इक्वल टू vy, या फिर लीनियर वाले में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाकर करते हैं मल्टीप्लाई करके। तो करना तो वही है, सेपरेटेबल ही बनाना है, बट सेपरेटेबल बनाने में प्रॉब्लम ये आ रही है कि x और y अलग अलग लिखे हुए हैं तो सेपरेट नहीं हो पा रहा। तो भाई जब x y एक जगह लिखा हुआ है एक साथ, तो मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसी टर्म दिख जाए तुम्हें, तो इन दोनों को इकट्ठा ही मैं क्या मान सकता हूँ, एक सिंगल वेरिएबल मान सकता हूँ ना। और जैसे ही सिंगल वेरिएबल मानूंगा तो सेपरेटेबल पक्का हो जाएगा अपने आप ही। तो मैं, क्योंकि और एक्स वाई कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ, तो एक्स प्लस वाई को क्या मान लूँ, टी मान लूँ। टी माना तो क्या आएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को रिप्लेस करना है किससे, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 से। तो कर दिया, क्या आएगा, टी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर। मल्टीप्लाई करोगे टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स माइनस का टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना। अच्छा ऐसे मत ओपन मत करो भाई, क्योंकि हमें तो सेपरेट करना है ना। तो एक काम करो, पहले तो उठाकर क्या करें, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 और टी स्क्वायर, ठीक है, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, ठीक है। हाँ तो अब सेपरेटेबल कैसे बनाओगे इसे,
ओपन करना पड़ेगा पहले, करना ही पड़ेगा ओपन, है ना? या मत करो, चलो ऐसे कर लो, डी टी बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू ए स्क्वायर के नीचे टी स्क्वायर, ए स्क्वायर के नीचे टी स्क्वायर। अब क्या करें, वन को भी हटाना पड़ेगा यहाँ से, वन को भी हटा दिया, ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस वन, ये आ गया पूरा का पूरा। इसको भी एलसीएम ले लो, लेना है तो ये आ गया। अब हटा दो, डी टी के साथ ले आओ टी स्क्वायर ऊपर, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर नीचे, और इक्वल टू डी एक्स के साथ अलग। अब हो जाएगा इंटीग्रेशन, बताओ भाई हो जाएगा सॉल्व? अब सॉल्व करने के लिए कोई बताएगा लेफ्ट साइड पे करेंगे क्या? पहले डायरेक्टली तो नहीं होगा लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा सा क्या दिमाग लगाओगे भाई? इंटीग्रेशन में देखते ही याद आ जाता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर की अगर डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल है या ज्यादा है तो क्या करते थे पहले? डिवाइड होता ही नहीं होता, है ना? डिवाइड होगा, या फिर ऐसे कर सकते हो आप, ए स्क्वायर ऐड कर दो इसमें और ए स्क्वायर माइनस कर दो, कम से कम ये सेपरेट हो जाएंगे। ऐसे डिवाइड मत करो, ऐसे कर लो तो दिख ही रहा है, इतना तो दिख जाना चाहिए कि यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये वन आ गया, वन का इंटीग्रेशन हो गया टी। दूसरे वाले का कोई इंटीग्रेशन बताएगा क्या होगा? ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसका? वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई, याद है? अब टी की वैल्यू पुट कर देना भाई, ठीक है? क्लियर है भाई? यस Yes. यार मतलब इंटीग्रेशन, देखो मैंने बताया था अगर इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत भी ढंग से आता है तो एकदम जल्दी जल्दी समझ में आएगा। अब तुम यहाँ पे अटक मत जाना कि यार ये क्या करना है इसमें, मतलब इतना तो आना चाहिए ना कि देख कर ही समझ में आ जाए। या तो डिवाइड कर लो, तुम डिवाइड करोगे तब भी यही आएगा, तुम्हारा क्वोशंट आएगा वन और रिमाइंडर आएगा माइनस का ए स्क्वायर। करके दिखाओ डिवाइड, ये समझ में आ गया? बोलो भाई, डिवाइड करूँ या समझ में आ गया ऐसे भी? ओके आगे समझ में, ठीक है? तो यार थोड़ा फास्ट चलना है, इतना स्लो नहीं, क्योंकि जैसे सब्जेक्टिव पेपर में लाइक हम करते हैं 5 मिनट, अगर ये वाला क्वेश्चन करना होगा तो 4-5 मिनट लगा देते थे, इतना टाइम नहीं है अब। तो बहुत फास्ट चलना है, एकदम जल्दी जल्दी समझ में आना चाहिए कि कनेक्ट करना चाहिए कि क्या हो रहा है। और ये तो मुश्किल भी नहीं था। नेक्स्ट है लेट्स से, अब सिर्फ मैंने बोला था कभी कभी क्वेश्चन आता है सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही बोल देगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, चलो अब इसमें ऑप्शन दूंगा और सभी को अपने चैट बॉक्स में लिखना है क्या आंसर आया, ठीक है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है लेट्स से dy बाई डी एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई में रूट एक्स डिवाइड में ये इक्वल टू वन माइनस रूट एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की मुझे क्या निकालना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, क्या होगा? और देखकर पता लग रहा है लीनियर है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। पी और क्यू दोनों के दोनों एक्स वाले फंक्शन है, तो सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है। ऑप्शंस हैं, निकालो, स्टार्ट कर दो और ऑप्शन मैच कर लेना, जिसके जो आंसर आ रहा है वो बता दो क्या आ रहा है। वन माइनस रूट एक्स डिवाइड बाई वन प्लस रूट एक्स, वन माइनस रूट एक्स डिवाइड बाई वन प्लस रूट एक्स। बी ऑप्शन है वन प्लस रूट एक्स ओवर वन माइनस रूट एक्स। सी ऑप्शन है वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, या फिर डी ऑप्शन है रूट एक्स अपॉन वन माइनस रूट एक्स। इन चार ऑप्शन में से बता दो क्या आ रहा है। मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट, इतना 1 मिनट में हो जाना चाहिए वैसे, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन ढंग से आता है। इंटीग्रेटेड फैक्टर में निकल तो रही है कि क्या आएगा। एक मिनट होने वाला है अभी, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, क्या आएगा। प्रकुल ने बिल्कुल सबसे सही पहले जवाब दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्रकुल का आ गया अभी, बाकियों का हाँ प्रकुल ठीक है बेटा, सही आंसर। आंसर भी सबसे पहले आया तुम्हारा, आंसर भी ठीक है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? अब
अब अगर ये इतना टाइम लगा रहे हो ना तुम, इसका मतलब मुझे फिर डाउट हो रहा है इंटीग्रेशन तुम्हारा हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब सिंपल वाला बेसिक वाला इंटीग्रेशन हुआ है नहीं हुआ। अक्षिका का भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हेमंत का भी ठीक है, हाँ जल्दी जल्दी फटाफट। तुक्के मत मारना, मतलब पूरा सॉल्व कर लेना तभी आंसर देना। कौशिक का भी ठीक है, वेरी गुड। अंजना बेटा आपने कुछ गड़बड़ करी है। वैशाली आपने भी गड़बड़ कर दिया आंसर। अच्छा चलो बता दो क्या लिखूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे लिखूंगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखूंगा e टू द पावर इंटीग्रेशन क्या 1 ओवर 1 माइनस एक्स रूट एक्स, यही होगा ना। मतलब बेसिकली इसका इंटीग्रेशन करना है। हाँ, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा बता दो। अंजना या वैशाली आप बताओ बेटा क्या किया आपने इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, मतलब क्या सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ेगा, क्या करोगे इसमें सब्स्टिट्यूशन बताओ। कुछ मानोगे ना, बताओ क्या माना आपने ताकि पता लगे मुझे कि क्या गड़बड़ हुई है। किसको मानोगे इसमें, एज्यूम किसको करोगे। प्रकुल आप बताओ किसको लेट करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो है नहीं इंटीग्रेशन का, तो किसको लेट कर लें। लेट किसको माने भाई, रूट एक्स। रूट एक्स को क्या मानूं बताओ। टी स्क्वायर मानो या टी मान लो, सिर्फ टी मान ले। एक्स स्क्वायर का मतलब टी, एक्स को टी स्क्वायर मान लिया या रूट एक्स को टी मान लिया, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी टी। और एक्स की वैल्यू भी निकाल देता हूँ यहाँ से, कितनी आएगी टी स्क्वायर आएगी। तो हमारा ये तो लिखा ही हुआ है देखो, डी एक्स अपॉन रूट एक्स तो लिखा ही हुआ है उसमें, 2 नहीं है तो 2 को हटा दो यहाँ से, तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स, डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू आ गई भाई 2 डी टी। तो e की पावर dx की जगह पर dx बाई रूट एक्स की जगह 2dt लिख दो, और डिवाइड में 1 माइनस एक्स है, x की जगह टी स्क्वायर, इसी आ गया। अब यार ये देखकर तुम्हें एकदम फॉर्मूला याद आ रहा होगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था याद है। इसका इंटीग्रेशन होता था 1/2a लॉग a का मतलब a कितना मेरा यहाँ पर, a तो 1 ही है तो 2 ही लिखूंगा। लॉग क्या लिखते थे याद है, लॉग के साथ क्या होता था a प्लस एक्स या a माइनस एक्स न्यूमरेटर में, a प्लस एक्स या a माइनस एक्स, भाई क्या आता था, ए प्लस प्लस आता था, a प्लस a माइनस है ना, a प्लस a माइनस। 2 से 2 उड़ गया, e से log उड़ जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस टी अपॉन में 1 माइनस टी। यार खत्म हो गया, मैंने क्या किया सिंपल सा इंटीग्रेशन आएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। 1 प्लस रूट एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस रूट एक्स बी पार्ट, ठीक है भाई। Yes. यस सर। जिनका बेटा रॉन्ग आया उनको भी समझ में आया क्या गड़बड़ करिए ये बताओ, ठीक है। मिस्टेक मिल गई है बेटा, मिस्टेक मिली सभी को तो ध्यान से करो। मतलब सिंपल सा इंटीग्रेशन था, मतलब इसमें कोई फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला मतलब जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं वाला फॉर्मूला लग रहा है। एक बार मानोगे, मानना तो पड़ेगा ही, साफ दिख रहा है भाई, किसी किसी ना किसी को मानना है। अजीब वाली टर्म को रूट एक्स को मान लिया, मानते ही समझ में आ गया क्या आएगा। अब ये आया था तुम्हारा 2020 वाले पेपर में आया हुआ था, क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। क्या बोल रहा है, लेट कर रहा है कि एक एफ फंक्शन है जिसका डोमेन 0 से इन्फिनिटी है और जो कोड डोमेन है वो भी 0 से इन्फिनिटी है, और बोला कि बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, कह रहा है डिफरेंशिएबल है फंक्शन सच दैट, कंडीशन क्या दी है, सच दैट f1 इक्वल टू ई है, f1 की वैल्यू ई है, और एंड लिमिट लिमिट जब t टेंड्स टू x है, t टेंड्स टू जब x है तो टी स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी डिवाइड बाय टी माइनस एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ 0। और कह रहा है कि इफ एफ एक्स की वैल्यू भी दी हुई है 1, देन एक्स बताना है किसकी इक्वल है, और ऑप्शन दिए हुए हैं 1/e 2e 1/2e और डी ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन दिए। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है देखकर थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, ये क्या दिया हुआ है ना, ये देखकर ही तुम गिव अप कर दोगे कि यार क्या दे दिया ये। तो कोई बात नहीं, आराम से
जो लिखा हुआ अजीब सा उसको भूल जाओ। तुम सबसे पहले लिमिट में जब भी क्वेश्चन आता था, ऐसे सोचो जब भी लिमिट का क्वेश्चन आता था इवैल्यूएट करने के लिए क्या करते थे हम? भाई लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करते थे, जो दिया होता था लिमिट वो पुट करके देखते थे आता क्या है। अगर भाई फाइनाइट आंसर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पुट कर दो डायरेक्टली, टी की जगह जहां पर भी टी दिख रहा है वहां एक्स रख दो। और अगर फाइनाइट आंसर नहीं आ रहा, नॉट डिफाइंड आ रहा है, 0 अपॉन 0 आ रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है, तो फिर या तो मैनिपुलेशन करते थे या इजी बनाने के लिए हम एल ऑपरेटर रूल लगा देते थे। तो देखेंगे क्या आ रहा है। तो बताओ टी की वैल्यू अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो क्या आ जाएगा? टी की वैल्यू एक्सपोर्ट करेंगे तो आएगा टी स्क्वायर एफ स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स, जहां पर टी लिखा है वहां पर एक्स लिखते जाओ। तो एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स, ऊपर तो 0 आ गया, नीचे क्या आएगा? जीरो एक्स माइनस एक्स। भाई यार ये मतलब देखकर ही पता लग गया, मतलब घबराने की जरूरत नहीं कि यार इसको करेंगे कैसे, ऐसे मत सोचो, ये सोचो लिमिट सॉल्व करने के लिए आप करते क्या थे। तो आपको ये दिख गया यार डेरिवेटिव तो पक्का होगा, कर दो डेरिवेटिव, एल ऑपरेटर रूल लगा दो इसका, क्योंकि वैसे तो समझ आ ही नहीं रहा कि करोगे कैसे, एल ऑपरेटर रूल ही लगाओगे इसमें। लगा दिया अप्लाई एल ऑपरेटर रूल। तो बताओ क्या आएगा? लिमिट टी टेंस, तुम ही बताओगे, मैं नहीं बता रहा हूँ, प्लीज बताओ क्या लिखूं, क्या लिखूं भाई ऊपर डेरिवेटिव करके? टी स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स का आराम से सोच के बताना डेरिवेटिव क्या लिखोगे। प्रोडक्ट रूल लगेगा क्या इसमें? बताओ बताओ, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे? यस हाँ या ना तो, हाँ या ना तो करो। प्रोडक्ट रूल तो नहीं लगेगा, प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। उसका रीजन क्या देखो, आप सोच रहे हो कि टी एक अलग अलग वेरिएबल है, एक्स एक अलग वेरिएबल है। एक्स वेरिएबल नहीं है, मतलब वो एक तरह से है वेरिएबल, बट यहाँ पर जो लिमिट इवैल्यूएट कर रहे हैं उसमें तो टी जो है वो आपका एक तरह से एक्स है, और आप कहते थे ना कि एक्स टेंड्स टू 2, तो जो 2 है वो एक्स है तुम्हारा। तो इसको तो मैं कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा जब इसकी लिमिट इवैल्यूएट करूंगा। तो एक्स वाला जो भी फंक्शन होगा उसको आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, बस टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है। तो टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है विद उसको एक्स को, एक्स वाले फंक्शन को या एक्स को क्या मान के, कांस्टेंट मानकर। समझ में आ रही है बात? मैं जो बोल रहा हूँ बेटा कि x को मैं एज अ कांस्टेंट मानकर यहाँ पर लिमिट वैल्यूएट करूंगा, ये बात समझ में आई सभी को? क्यों? यस ठीक है, क्योंकि आपका जो t टेंड्स टू x लिखा हुआ है, ऐसे सोचो ये ऐसे लिखा हुआ है x टेंड टू 2, तो 2 को तो फिर मैं कांस्टेंट मान के करता था ना, तो यहाँ पर x को मैं कांस्टेंट मानकर लिमिट वैल्यूएट करूंगा। तो एल ऑपरेटर लगा रहा हूँ, तो ऊपर बता दो डेरिवेटिव फिर क्या लिखूंगा? टी स्क्वायर का क्या लिख दूं? 2t लिख दूं, 2t और एफ स्क्वायर एक्स एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज, एफ स्क्वायर टी का जल्दी से बताओ क्या लिखोगे डेरिवेटिव? एफ स्क्वायर टी का डेरिवेटिव कैसे लिखोगे? एफ स्क्वायर टी का ऐसे सोचो, एफ स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, मतलब फंक्शन का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 2 एफ टी आएगा, और क्योंकि FT 2, हाँ 2 एफ टी आएगा, और साथ में क्या आएगा? साथ में एफ डैश टी आएगा ना, yes क्योंकि जिस फंक्शन को मानते थे उसका डेरिवेटिव लिखते थे, अब वो फंक्शन तो पता नहीं कि क्या है, तो एफ डैश करके बस लिख देंगे टी। क्लियर है? इस स्टेप तक पूछो भाई, किसी को डाउट है तो? ऐसा ना 2-3 बार एडवांस वगैरह में भी और मेंस में भी 2-3 बार आया हुआ है, मतलब ये देखकर थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट इस तरह से लिमिट इवैल्यूएट करके एल ऑपरेटर रूल लगाओगे, उसके बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। मतलब क्वेश्चन तो अभी लग ही नहीं रहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन वाला है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। हाँ यहाँ तक सभी को आया समझ में? यस Yes. नीचे भी बता दो भाई जल्दी से, नीचे क्या है बेटा? नीचे क्या लिख दें भाई? टी का 1 हो जाएगा, हाँ, और एक्स का, एक्स कांस्टेंट है, अब क्या आएगा नीचे? वो 0। तो नीचे बस 1 आएगा, -0, और राइट साइड पे तो चल ही रहा है, 0 के इक्वल दिया हुआ है। अब जो नीचे जो 0 बन रहा था, अब तो नहीं बन रहा वो 0, अब तो कांस्टेंट आ गया नीचे। तो अब क्या करते हैं, लिमिट पुट कर दो, टी की जगह जहां भी टी दिख रहा है वहां एक्स रख दो। क्या लिख दूंगा? 2x एफ स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स एफ एक्स और एफ डैश एक्स, है ना भाई, इक्वल टू 0। ये क्लियर है? ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लो भाई, क्योंकि फैक्टराइज हो रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, और एक एफ एक्स भी कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा भाई? एफ एक्स बचेगा, माइनस का एक्स बचेगा, और एफ डैश एक्स। ये ठीक है? yes तो यहाँ तक लिखने के बाद अब आपको पता है कि नल फैक्टर लॉ कहता है कि भाई या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो इसको तो 0 नहीं रखेंगे भाई, क्योंकि एफ एक्स एक्स सारे 0 नहीं है, नॉन 0 ही होंगे। हमें तो सॉल्व करना है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी भाई? हाँ, इसने देखो एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है? एफ एक्स दिया हुआ है 1। तो अगर एफ एक्स 1 दिया हुआ है तो यानी एफ एक्स को मैं 0 नहीं मानूंगा, और एक्स की वैल्यू पूछ रहा है ऑप्शन में, एक्स की वैल्यू 0 भी नहीं होगी। तो ये जो लिखा हुआ है इसको तो हटा दो, ये तो 0 नहीं होगा भाई कभी भी। तो बचा क्या? एफ एक्स की वैल्यू आ गई एक्स एफ डैश एक्स, ऐसा आ गया। अब दिख गया होगा तुम्हें, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना? समझ आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन है?
बट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो उसको ऐसे सोचो ना, ये तो ऐसे लिखा हुआ है y x dy by dx, ऐसे तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सोच लो, y बनाकर लिख लो। चलो अब बता दो सेपरेटेबल है या नहीं, करते हैं सेपरेट। dy के नीचे y आएगा और वही dx के नीचे x आएगा। दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। क्या आएगा दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, दो ln x x ln y, और c को भी क्या लिख दूं, ln c लिख दूं। यस तो x की वैल्यू आ गई yc, खत्म हो गया। अब y तुम्हारा fx था, तो अगर तुम्हें लिखना तो ऐसे लिख लो, fx लिख के ऐसे लिख लो, ताकि अब सॉल्व करेंगे किसके लिए। अब हमें गिवन क्या था भाई, अब हमें गिवन था fx 1 गिवन था, fx की वैल्यू 1 लिखिए। तो फिर अच्छा c तो निकला ही नहीं, c के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या। हाँ भाई c के लिए, c निकालने के लिए देखो एक और चीज गिवन थी, क्या गिवन थी, क्योंकि जब तक c नहीं आएगा तो आंसर ही नहीं आएगा। f1 कह रहा है e है, तो मैं क्या करूं, x की वैल्यू क्या पुट कर दूं 1, fx की जगह e और c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/e, ठीक है। c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, x इक्वल टू fx साथ में 1/e, ये आ गया। अब आते हैं, क्या पूछा था उसने, उसने कहा है कि fx की वैल्यू 1 पुट कर दो और x की वैल्यू बता दो कितनी है। तो fx अगर मैं 1 पुट करता हूँ, fx अगर 1 पुट करता हूँ तो 1/e, तो x की वैल्यू क्या आ रही है भाई 1/e, ऑप्शन था क्या, सी ऑप्शन है 1/2, हाँ फर्स्ट ए। ऑप्शन, ठीक है भाई, हाँ ठीक है भाई, क्लियर। यस सर। मतलब तुमने लिमिट्स के क्वेश्चन करे होंगे, लिमिट्स के इससे मुश्किल क्वेश्चन करे या नहीं करे, करे है ना, मतलब कोई मुश्किल नहीं था इसमें, बस थोड़ा सा यहाँ पर ये कंफ्यूज कर दिया, t टेंड्स टू x बोलकर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये वेरिएबल x भी इधर वेरिएबल और t भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल नहीं, वो एक तरह से कांस्टेंट की तरह काम करेगा। कांस्टेंट नहीं है, fx में x वेरिएबल ही है, लेकिन जब लिमिट इवैल्यूएट कर रहे हैं तो एज ए कांस्टेंट मान के लिमिट इवैल्यूएट करेंगे, मतलब ये बात समझ में आएगी, ठीक है। यस सर। ठीक है बेटा, सभी को आया बेटा समझ में। Yes, sir. Yes, sir. तो यार डिफरेंशियल इक्वेशन मोर देन एनफ, मतलब मैं बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन करा चुका, मतलब हार्डली कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तुम्हें पेपर में पास्ट ईयर में जो आया हुआ जो डिफरेंट इससे होगा। तो मतलब ये टॉपिक बहुत बहुत ईजी है, लेकिन ईजी तब है जिस बच्चे के लिए जिसका इंटीग्रेशन नॉर्मल है, जिसको वो अच्छी तरह से सारे टाइप्स पता है कि कैसे करते हैं। बहुत कभी मतलब जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में देखो, पास्ट ईयर पेपर के भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, अलग से भी क्वेश्चन कराए, किसी भी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन टफ नहीं बनता, मतलब हमने इंटीग्रेशन के टफ वाले भी करें, बट इंटीग्रेशन ज़्यादा टफ नहीं बनता। अच्छा, इसमें जो टाइप्स दिए हुए स्टैंडर्ड टाइप, उसके थ्रू तो इजी हो जाता है, लेकिन कभी कभी टाइप जब नहीं बनती तो जब कुछ मानना पड़ता है, या जो मैंने वो डिफरेंशियल ऑपरेटर, वो डेरिवेटिव ऑपरेटर वाला डी करके लिखवाता हूँ एक्स वाई, वो वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दो कि ऐसे क्वेश्चंस को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। बस अगर लाइक थोड़ा सा आएगा ट्रिकी वाला तो वही आ सकता है, बाकी तो फिर नॉर्मल है। एक ये वाला मैंने कराई दिया लिमिट के साथ, अगर ऐसा आ जाए या आए हुए कई बार, ठीक है। तो लिमिट जो हम जैसे करते हैं इवैल्यूएट, वहीं वैसे ही अप्रोच करेंगे, मतलब कोई सा भी क्वेश्चन लिमिट का आ जाए तो उसको अप्रोच ऐसे ही करना है कि भाई पुट करके देखा t की वैल्यू x तो क्या बनता है, हमने नोटिस करा यार वो तो 0.0 बन रहा है, 0.0 बनते इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनते, एक दिन दिमाग में बात आती है भाई एल ऑपरेटर लगाया, एल ऑपरेटर लगाते समय अब आज ये भी समझ में आ गया कि भाई t टेंड्स टू अगर x दे रखा है तो x को एज अ कांस्टेंट मानकर डेरिवेटिव करेंगे, t को वेरिएबल मानेंगे, ठीक है। कभी ऐसे फंस जाते हो इस इक्वेशन के बाद समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, तो इसको यार ऐसे सोच लो ये y लिखा हुआ है, ये dy by dx है तुम्हारा, ये y है, फिर आराम से दिख जाएगा तुम्हें क्या करते हो। मतलब अगर तुम्हें f डैश और fx से प्रॉब्लम हो रही है कि यार ये क्या बन गया, आप कैसे इंटीग्रेट करें, तो उसको ऐसे सोच लो, ऐसे लिखा हुआ, फिर बाद में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। मतलब जिसको समझ में आ रहा है वो तो कर ही लेगा, बट कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए रफ में इस तरह से fx की जगह y लिख कर करना, ठीक है भाई, ठीक है। यस। चलो थैंक यू ऑल बेटा, थैंक यू सर। ओके गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, बाय बाय, Good night, sir. गुड नाइट।